जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था कि आपने अपना बीइंग अ सैलरीड पर्सन बैंक को किस तरीके से मैनेज करना है। इस वीडियो में हम बात कर लेंगे कि आपने कौन कौन से फॉर्म्स जो हैं वो अपने रिटर्न में सबमिट करवाने हैं। तो सबसे पहले आपके पास 114 का फॉर्म आ जाता है जो हमारे पास एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न होती है, जिसको इनकम टैक्स भी कहते हैं। इसके साथ इंडिविजुअल्स ने अपनी वेल्थ रिकन्सिलेशन और वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवानी होती है। तो इसके लिए हम जो है बड़ा एक जनरल सा जो है डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। देखिए, आप सैलरीड पर्सन हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो है आपके पास एनुअल एम्प्लॉय टैक्स सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने इस एम्प्लॉयर के पास या इससे प्रीवियस किसी एम्प्लॉयर के पास काम किया है विद इन अ टैक्स ईयर, लाइक अगर आप जुलाई 21 से जून 22 के दरमियान में अगर आपने जॉब चेंज कर लिया है, तो ये एनुअल एम्प्लॉय टैक्स सर्टिफिकेट आपको आपका करंट एम्प्लॉयर भी देगा और आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर भी जो है वो आपको देगा। तो आपके पास जो है, अगर आपने जॉब चेंज नहीं की तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, अगर आपने जॉब चेंज कर लिया तो आपके पास दो सर्टिफिकेट होंगे। इसके अलावा आपने क्या दूसरा डॉक्यूमेंटेशन जो है आपने कलेक्ट करनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जैसे मैंने बताया सैलरी का आपके पास आ गया एम्प्लॉय टैक्स सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर पूरे साल में आपने कोई एसेट परचेज़ किया है, आपने कोई गाड़ी जो है बाई की है, आपने कोई प्रॉपर्टी बाई किया है, आपने कोई सेल किया है, तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। उनके ऊपर जो आपने सेल या परचेज़ के टाइम पे जो आपने टैक्स एडवांस का पे किया उसके पास उसका आपके पास जो है वो प्रूफ ऑफ पेमेंट जो है वो होगा। गाड़ी की सूरत में आपकी जो इनवॉइस कंपनी देती है उसी को उन्होंने जो है वो लिख दिया होता है। अच्छा, इसके अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ किया तो आपको उसकी प्रॉपर सीपीआर कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट जो है, जो आप जिसे रजिस्ट्री वगैरह करवा रहे होते हैं, वो आपको उसकी प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, ये तो हो गया आपका एडवांस टैक्स के डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा किसी भी किस्म के लाइक अगर आपने कोई इंटरनेट का घर में लगवाया उसके ऊपर आपका टैक्स कट गया होगा, कोई पीटीसीएल है, कोई आपका जो है जो सेल फोन यूज़ करें उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया हुआ है, यानी कि एक टैक्स ईयर के अंदर आपने जुलाई 21 से जून 22 में जितने भी एडवांस टैक्स पे किए हैं वो तमाम आपने जो है डॉक्यूमेंट उसके जो है आपने कलेक्ट कर लेने हैं। अच्छा, अब ये तो आ गए आपके वो एक्सपेंसेस जो आपने टैक्स के मद में पे किए हैं, चाहे वो एडवांस टैक्स के मद में आपने पे किए हों। अच्छा, आप जब टैक्स की डॉक्यूमेंट्स आ गए, अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपकी आ जाएगा कि आपने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करवाना है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने जो सबसे पहले अगर आप सैलरी वाली देखें, सैलरी इंडिविजुअल की बात करें, तो सैलरी वाली टैब में जाके आपने अपनी जो टोटल इनकम है आपने वो वहाँ पे डालनी है। वो कहाँ से आप फिगर लेंगे, वो आपके पास जो है एनुअल एम्प्लॉय टैक्स सर्टिफिकेट भी होगा। अब यहाँ पे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ और ये देखने में भी आई है कि सम टाइम क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट नहीं दे रहे। लाइक अगर आपकी एक सैलरी पूरे साल में आपने अर्न की है 1.2 मिलियन, तो उसके ऊपर जितना टैक्स कटा उसने आपको टैक्स सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन अगर हम एफबीआर की ई मालूमात में जाएं तो वहाँ पे एक टैक्स ईयर के अंदर आपकी 17-18 लाख रुपया जो है सैलरी शो हो रही है। तो अब इस केस में क्या करें, क्योंकि आपके पास जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको टैक्स का सर्टिफिकेट दिया उसके ऊपर तो 1.2 मिलियन 12 लाख सैलरी है, लेकिन आपने तो पूरे साल में 1.7 या 17 लाख रुपया टैक्स जो है सॉरी इनका सैलरी आपने अर्न किया, उसके ऊपर आपने टैक्स भी पे किया। अब एफबीआर के पास इनकम टैक्स की जो डिटेल है कहाँ से आई, यहाँ से आई कि जब आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी डिस्पर्स करता है उसके बाद वो उसका टैक्स जो है वो मंथली बेसिस पे एफबीआर को जमा करवा रहा होता है। तो एफबीआर के सिस्टम में जो है वो रियल टाइम बेसिस के ऊपर डाटा सिंक्रोनाइज है, तो आपकी डिटेल सारी जारी होती है कि आपकी पर मंथ सैलरी के ऊपर कितना टैक्स कटा और कितनी आपकी सैलरी है और कितनी चेंज आई है। अब इस केस में क्या होगा कि या तो आप देखें कि आपने अगर इससे जो है टैक्स ईयर के अंदर आपने जॉब चेंज किया है तो बाकी का जो फ़र्क है वो आपका प्रीवियस सैलरी वाला होगा, या आप अपने एम्प्लॉयर से जाके कह सकते हैं कि जनाब आप मेरी जो एफबीआर की मालूमात है उसमें तो मेरी इतनी सैलरी आ रही है, ठीक है, और आपने जो है मेरी जो टैक्स का सर्टिफिकेट दिया उसके ऊपर अमाउंट डिफरेंट है, तो यहाँ से आप इसको कैटर करें। लेकिन आपने डिटेल वही डालनी है जो एफबीआर के पास सिस्टम में ऑलरेडी डाटा चला गया हुआ है। अगर आप लेट से 12 लाख रुपया 1.2 मिलियन अपनी सैलरी शो करवा देते हैं और एफबीआर की मालूमात में ऑलरेडी उनके पास आपकी 17 लाख 20 लाख रुपया सैलरी उनके पास डाटा मौजूद है, तो कल को तो आपको ऑब्वियसली नोटिस आएगा कि भाई आपने तो अपनी रिपोर्ट की है 12 लाख रुपया सैलरी, बाकी की सैलरी जो है वो कहाँ से आई है। तो आपने एक तो ये चीज़ बड़े गौर से देखनी है, प्रॉपर तरीके से आपने इसको एंट्री करनी है। उसके बाद सैलरी के टाइम में जैसे आपने अपनी सैलरी डाली इसमें कोड लिखा होता है वहाँ पर रिइंबर्सेबल एक्सपेंसिस। अच्छा, यहाँ पे जो है रिइंबर्सेबल एक्सपेंसिस का मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। होता क्या है कि सम टाइम एम्प्लॉयर आपको कोई ड्यूटी साइन करता है कोई दूसरी सिटी में जाके, या कुछ स्पेशल असाइनमेंट के तौर पे आपको कोई
जो है असाइनमेंट मिलती है। तो आप अब यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर एम्प्लॉयर, ठीक है। ये आपके अपने नहीं होते, लेकिन आपने वो ड्यूटी परफॉर्म करते हुए अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे एक्सपेंसेस जो है वो इनकर्ड किए होते हैं। कल को जो है वो आपको अमाउंट जो है आपके अकाउंट में रिम्बर्स कर दी जाती है। अब आप सोचेंगे कि यार मेरे अकाउंट में आई है तो क्या मेरी सैलरी होगी? बिल्कुल नहीं, आपकी सैलरी नहीं है, ये वो एक्सपेंसेस थे जो आपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे किए हैं उस ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए। तो लेकिन क्योंकि वो आपका इनफ्लो है तो नीचे आपने रिम्बर्सेबल एक्सपेंसेस में लिखना है और आगे फाइनल फिक्स जो है एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में भी लिख देना। उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होगी, ना होती है, ये एग्जाम्प्ट होते हैं। अच्छा, आपकी सैलरी वाली टैब कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, आ जाना है अपनी एडजस्टेबल वाली टैब में। अब यहाँ पे आपके पास सैलरी एम्प्लॉयज़ का अंडर सेक्शन 149 वाला एक आ रहा होगा कॉलम, वहाँ पे आपने लिख देना कि आपकी जितनी भी टैक्स की डिडक्शन हुई है, ठीक है, जो आपने आपके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी आपकी टैक्स की जो सैलरी की डिस्बर्समेंट है उसके टाइम पर टैक्स काट दिया है, वो लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट टैब आ जाती है हमारे पास फाइनल फिक्स वाली। लेट्स से अगर आपने पूरे साल में सैलरी के अलावा कोई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या फ्रीलांसिंग जिसको कहते हैं उसका काम किया, तो उसके ऊपर जब आपको प्रोसीड कंसिडरेशन रिसीव हुई है तो उसके ऊपर भी जो है वो टैक्स कट गया, तो आप उसको वहाँ पे रेलिवेंट कॉलम में लिख दें। अगर आपको अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और आपको प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो रिसीव होता है, तो उसकी एंट्री भी आपको इसी टैब के अंदर मिलेगी, प्रॉफिट ऑन डेट वाली। वहाँ पे आप इसकी एंट्री करें, जितनी आपको प्रॉफिट पूरे साल में रिसीव हुआ है वो, उसके ऊपर जितना टैक्स कटा है जब आप लिखेंगे तो थर्ड वन लास्ट कॉलम में ऑलरेडी वो कैलकुलेट कर देगा, वो वही होनी चाहिए जो आपका टैक्स कटा है, ठीक है। नॉर्मली बैंक जब आपका टैक्स विद हेल्ड करते हैं तो वो पूरी टोटल अमाउंट पर कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास कोई शेयर है, कोई बहबूद सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसी तरह आप इन टैब्स के अंदर जो है दूसरी टैब ओपन करेंगे और हर टैब के अंदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पुटअप करते जाएंगे, तो ये आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है यहाँ पे इसका सारा डाटा जो है डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर लास्ट में कंप्यूटेशन वाली टैब में तो वहाँ पे आपको बता देगा कि ये आपकी नॉर्मल जो है इनकम थी, ये आपकी फाइनल फिक्स वाली इनकम है। नॉर्मल में आपकी सैलरी आ जाएगी, फाइनल में अगर आपकी कोई एक्सपोर्ट सर्विसेज वाली है या आपकी जो सेक्शन 154 डील करता है, या इसके अलावा अगर आपका कोई प्रॉफिट ऑन डेट है वो फाइनल फिक्स वाली में आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समटाइम क्या होता है कि आप यहाँ पर बैठ के बीइंग अ रेजिडेंट आप किसी बाहर फॉरेन कंट्री में किसी एम्प्लॉयर के साथ इंगेज होते हैं और वहाँ पे भी आपको सैलरी मंथली मिल रही होती है, तो वहाँ से भी जो टैक्स आपको अगर वो विद हेल्ड करके वहाँ पे आप पे कर देते हैं अपनी कंट्री के अंदर, तो वो भी आपको उसके अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। तो आपने वो भी डिटेल लेनी है, क्योंकि आप रेजिडेंट हैं तो आपकी फ़ॉरेन और आपकी जो लोकल इनकम है, ठीक है, दोनों टैक्सेबल हैं, तो आपने उसकी भी प्रॉपर डिटेल डालनी है। अच्छा, ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न इन शॉर्ट आपकी हो गई कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास वेल्थ स्टेटमेंट। अब वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो है आपने क्या करना है, तमाम अपनी जो है जो एसेट आपके नेम पे आपने वो तमाम जो एसेट है ना वो आपने वहाँ पे लिख देने हैं। बैंक्स के जो क्लोजिंग बैलेंस वहाँ पे आ जाएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, कोई प्लॉट, कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, वो सारी उसकी जो डिटेल है, ठीक है, वो वहाँ पर आ जाएगी। बैंक से क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है तो लास्ट में लाइबिलिटी वाला डेट वाला कॉलम होता है, ठीक है, वहाँ पर भी आपने एंट्री कर देनी है कि जनाब ये मेरी लाइबिलिटी है जो मैंने पे करनी है, ठीक है, वो आपकी बैंक से जो है जानी चाहिए और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा आपके पास, तो वो भी डिटेल वहाँ पर आपके पास आ जाएगी। लास्ट में आपके पास कैश है, जो आपका कैश इन हैंड है वो आप वहाँ पे उस रेलिवेंट कॉलम के अंदर वहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे होता क्या कि हम लोगों ने क्या किया होता है कि कैश वाले कॉलम को बैलेंसिंग फिगर के तौर पे यूज़ करते हैं। प्रॉपर जब आप ACR एनुअल कैश रिकन्सिलेशन बनाएंगे तो वहाँ पर जो है कैश बैलेंसिंग वाला कंसेप्ट नहीं होता, प्रॉपर आपका ओपनिंग कैश इन बैंक आता है, जो आपको इनफ्लो हुआ, जो आपको आउटफ्लो हुआ, जो बाकी जो बचा उसमें से जो आपके बैंक का बैलेंस है वो निकल के कैश इन हैंड आता है, तो प्रॉपर रिकन्सिलेशन बनती है, ठीक है। तो वो आपने कैश वाले कॉलम में जो है वो लगा देनी है। यहाँ तक जो है हमारा वेल्थ स्टेटमेंट वाला चैप्टर खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेल्थ रिकन्सिलेशन को हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।